नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के टोटल 63 शिफ्ट में जो भी हमारे भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि भारतीय संविधान के आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी के टोटल 61 शिफ्ट में जो भी हमारे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी ई-बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इस ई-बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई-बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस ई-बुक में आपको सारे शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल के साथ में देखने को मिलेंगे। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया अभी हाल ही में कि मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या जारी किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यहाँ पर रिट जारी किया जाता है। और ये जो हमारे रिट होते हैं ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नगर निगम के निर्माण के लिए किसी शहर की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी नगर निगम बनना है तो उसके लिए वहाँ पर शहर की जो न्यूनतम जनसंख्या है वो आपकी 5 लाख होनी चाहिए। मतलब 5 लाख से अधिक होगी तो वहाँ पर नगर निगम का निर्माण होता है। अगर कहीं पर आबादी 20,000 या उससे अधिक होती है तो वहाँ पर आपके नगर पालिका का गठन होता है। और अगर आबादी 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम होती है तो वहाँ पर आपके नगर परिषद का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर टोटल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। सबसे बड़ा जो जुरिस्डिक्शन है वो आपके असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट का है। और अगर हम लोग देश के 25वें हाईकोर्ट की बात करते हैं तो ये आपके आंध्र प्रदेश के अमरावती में 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम जो है वो भारतीय संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये पारित हुआ था 1991 में। आप सभी को ये पता होगा कि हमारी जो पहली औद्योगिक नीति है ये 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। और इसके जो भी आपके प्रावधान थे उनको लागू करने के लिए इस अधिनियम को भारतीय संसद में 1951 में पारित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। आप सभी को पता होगा 1991 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस देश पर आया था उससे भारत को उबारने में हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी का ही योगदान था। और उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न पूछा गया कि सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कोरम के नाम से जानते हैं, जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। और आपके सदन के कुल स्ट्रेंथ के मिनिमम 10% लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपके लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियां शुरू होती हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपको 55 मेंबर चाहिए। और अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो कम से कम यहाँ पर 25 मेंबर का उपस्थित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2-3 बार आ चुका है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1/3% या मतलब कि 33% आरक्षण दिया जाता है। 21 राज्य आपके ऐसे हैं जहां पर 50% आरक्षण है। और पूछा गया था कि बिहार में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में 50% आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो एक ऑप्शन आपको दिया गया था एकल नागरिकता के बारे में। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसके अलावा
हमारे यहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है, जो आपका रूल ऑफ लॉ है, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो कैबिनेट सिस्टम है, आपके यहाँ पर प्रेरोगेटिव जो रिट्स होता है, इसके साथ साथ जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, जो आपके यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, ये सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग आज़ाद भारत की बात करते हैं तो इसके हमारे पहले वित्त मंत्री थे, नाम इनका है सनमुखम शेट्टी, और ये आपके 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1946 में जो हमारे यहाँ पर अंतरिम सरकार बनी थी उसके पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इनका नाम है लियाकत अली खान। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक ग्राम पंचायत में कुल कितने सरपंच होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो इसमें आपको एक सरपंच देखने को मिलता है। जो भी आप में से गांव के लोग होंगे, आप सभी को ये पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो राजस्व गांव होते हैं उसके अंतर्गत कई सारे अन्य गांव भी आते हैं जिन्हें हम लोग पुरवा के नाम से जानते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि हो सकता है आपके गांव में भी 3-4 पुरवा हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आपका ग्राम पंचायत होता है उसके लिए सिर्फ एक ही सरपंच होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 बार ये पूछा जा चुका है कि वर्ष 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो अधिनियम है, नाम इसका है पेशा, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया अधिनियम 1996। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में जो भी आपके शेड्यूल एरिया वाले क्षेत्र हैं वहां तक पंचायती राज व्यवस्था को इसके द्वारा विस्तारित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा की जो मसौदा समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान के शिल्पकार यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था और इसमें भीमराव अंबेडकर जी के साथ टोटल आपके 7 मेंबर शामिल थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है ये हमने किस देश से लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से हमने कई सारे प्रावधान लिए हैं, जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार हो गया, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपके यहाँ पर जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो आपका न्यायिक समीक्षा है, इसके अलावा राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो तरीका है, देश में जो आपके उपराष्ट्रपति का पद है, ये सब कुछ हमने अमेरिका से लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये जो राजभाषा अधिनियम है ये 1963 में लागू हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी और अंग्रेजी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। लेकिन जो ये राजभाषा अधिनियम आता है इसके बाद में जो इंग्लिश की अनिवार्यता है इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 243 है इसमें आपको क्या प्रावधान देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको मिलेगा हमारे पंचायतों का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है। तो ये सारे आर्टिकल आपको जरूर ध्यान रखने हैं। वैसे पंचायती राज पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो कलकत्ता नगर निगम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका चार्टर आप 1726 का था उसी के अंतर्गत बॉम्बे और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1687 का जो चार्टर था
उसके जरिए हमारे देश में जो पहला नगर निगम है उसको आपके मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कई बार रिपीट हुआ कि 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय हमारे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, नाम उनका केसी नियोगी है। वर्तमान में हमारे देश में 15वां फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन का गठन देश के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 सालों पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए पिनाकी चंद्र घोष हमारे भारत के पहले लोकपाल थे और वर्तमान में जो इसका प्रभार है वो आपके जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती के पास है। फिर पूछा गया कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 1910 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद कुल कितने न्यायाधीश थे? तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे यहाँ पर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उस समय टोटल 7+1 न्यायाधीश थे, यानी कि एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में आपको एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। इस समय हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है यू ललित। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? सिंपल सा प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और संविधान सभा को इसे सौंपा गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि मतदान का जो अधिकार है ये किसके अंतर्गत आता है? तो मतदान के अगर हम लोग अधिकार की बात करते हैं तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसके अंतर्गत सभी के लिए समान कानून लागू होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता। और हमारे संविधान में ये जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इसी में ये कहा गया है कि जो भी आपका कानून है उसके सामने सारे लोग बराबर होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 3 से 4 बार आ चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको टोटल 29 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक ही क्षेत्र पर सरकार के 2 स्तरों का नियंत्रण सरकार की किस प्रणाली में होता है? तो ये आपको संघवाद में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा पंचायत का अंग नहीं है? तो ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन में एक ग्राम निगम दिया गया था। फिलहाल पंचायत के अंग कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो एक हमारा ग्राम पंचायत होता है, दूसरा आपका पंचायत समिति होती है और तीसरी होती है जिला परिषद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर आपको त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये बढ़िया प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रावधान लिए गए हैं? अब ये तो हमें पता होता है कि किस देश से क्या लिया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये पता होगा कि कितने देशों से हमने लिया था। तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपके 10 देश हैं जहां से हमने प्रावधान लिए थे, जैसे कि यूएस, यूके, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और सोवियत संघ। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपको ये याद रखना है कि अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से आपके 238 सीटें संघ और राज्य क्षेत्रों से आती हैं। बाकी जो 12 व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1957 और 1986 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था? तो अच्छे से इन 5 समितियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली हमारी बलवंत राय मेहता समिति है जिसने आपके त्रिस्तरीय सिस्टम को बताया था। 1957 अशोक मेहता समिति जिसने आपके द्विस्तरीय सिस्टम के बारे में बात की थी 1977 में। जीवी के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 और पी.के. थुंगन कमेटी 1989। तो इन सभी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये जो हमारी पार्टी है वो आपके तमिलनाडु की है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1972 को हुआ था। मुख्यालय इसका आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा और इसके संस्थापक थे एमजी रामचंद्रन। हालांकि इस समय तमिलनाडु में आपके दूसरे पार्टी की सरकार है, तो कमेंट में बताइएगा कि इस समय तमिलनाडु में कौन सी पार्टी की सरकार है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है। तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में आपको बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली देखने को मिलेगी। जैसे अपने देश की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारी पार्टियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन अपने पड़ोसी चाइना में अगर आप कभी घुस जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपकी बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वार्ड सदस्य, सरपंच और मुखिया का जो चुनाव है वो कितने वर्ष पर होता है। तो सिंपल सा है, ये आपके 5 वर्षों पर होता है और इनके कार्यकाल का जो प्रावधान है वो आपको 243 ई में मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा होता है। तो इसका प्रशासन उपराज्यपाल या फिर प्रशासक के द्वारा किया जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा है वो आपको कौन सी अनुसूची में देखने को मिलेगा। तो ये बंटवारा आपको अनुसूची 4 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नगर निगम परिषद में किसका चुनाव होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नगर निगम परिषद में आपके कई सारे पद होते हैं। अगर हम लोग चुनाव की बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर महापौर चुना जाता है, यानी कि जो सबसे बड़का पद है वो भी आपका चुनाव मतलब लोगों के वोट से ही चुना जाता है, और जो भी आपके पार्षद होते हैं इनका भी यहाँ पर चुनाव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महापौर को मंत्रिमंडल माना जाता है, मेयर इसके सभापति होते हैं और यहाँ पर न्यूनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने रखी थी। तो सिंपल सा प्रश्न है, एम.एन. रॉय जी के द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग सबसे पहले रखी गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है कि 1986 में इसको पारित किया गया था। वहीं पर अगर हम लोग उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह की बात करें तो ये भी पूछा जा चुका है। 14 से 20 मार्च 2022 को ये मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये हर साल 15 मार्च को होता है। वहीं पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये हमारे देश में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारी राज्यसभा में जो महासचिव होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि जो राज्यसभा का सभापति है उसके द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है, और हमारे सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम पीसी मोदी है वो इस समय आपके राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हमारे 7वें अनुसूची में जो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी कि समवर्ती सूची है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। इसके अलावा जो आपके पार्लियामेंट का संयुक्त सत्र होता है इसका प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसी साल इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं जिनका नाम सुमन बेरी है, और इसी साल इसके नए सीईओ बने हैं जिनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सोवियत संघ से हमने ये प्रावधान लिया है। इसमें आपको अनुच्छेद 51A देखने को मिलेगा जो कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। इसके अलावा हमारी प्रस्तावना में
जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है, ये भी हमने सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिलेगा। 20 सितंबर 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको भाग 9 में देखने को मिलेगा। टोटल अनुसूची की संख्या मतलब इसके जरिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, एक नए भाग 9 को जोड़ा गया था और 16 अनुच्छेद 243 से 243 ओ को इसमें जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास का फूल है, जिसे 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1998 को ममता दीदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये आपके पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी थी, जिसको 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में लोकपाल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहले राज्य की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र था। आपको ये पता होना चाहिए कि स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल की व्यवस्था शुरू की गई थी 1809 में। लोकपाल को ही हम लोग ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ पर लोकपाल के संबंध में जो पहला विधेयक है वो 1968 में प्रस्तुत हुआ था। हालांकि बाद में ये आपका पास नहीं हो पाया था। फाइनली लोकपाल के ऊपर कानून बनता है 2013 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2017 में किस मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके जो निजता का अधिकार है यानी कि जो हमारे राइट टू प्राइवेसी है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया कि ये हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संघात्मक राज्य प्रणाली की व्यवस्था क्या होती है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है इसको हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और हमारे यहाँ पर जो संघात्मक राज्य प्रणाली है इसके अंतर्गत जो भी आपकी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास में भी हैं और हमारे राज्य सरकारों को भी यहाँ पर शक्तियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कैसी होती है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर 2 स्तरीय होती है और अशोक मेहता समिति ने इसको रिकमेंड किया था। अगर हम लोग बात करते हैं इन व्यवस्थाओं की तो आपको ध्यान रखना है दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, लक्षद्वीप, मणिपुर, पुडुचेरी और सिक्किम, ये हमारे कुछ ऐसे राज्य और यूटी हैं जहां पर आपको 2 टीयर सिस्टम देखने को मिलेगा। एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर शब्द प्रयुक्त होता है गणतंत्र या फिर गणराज्य। आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणराज्य बना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 तक हरियाणा और पंजाब के जो हाई कोर्ट हैं इनका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपको चंडीगढ़ में मिलेगा और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है रविशंकर झा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा चुनाव है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे राज्यों में राज्य विधानसभा का चुनाव होता है उसको राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से जो आपके पंचायती राज और नगरपालिका के जुड़े हुए चुनाव हैं इन्हीं का संचालन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इन्हें हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और वर्तमान में आपको के वेणुगोपाल इस पद पर देखने को मिलेंगे। फिर देखिए वही आपका पेशा वाला पूछा गया था। तो पेशा वाला जो अधिनियम है ये 1996 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1960 में स्थापित केंद्रीय
हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा और इसके आपको 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में क्या प्रावधान है, तो ध्यान रखेंगे राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है, तो ये प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। इसके अलावा जो भी आपके राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये प्रावधान भी हमने यहीं से लिया है और हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका प्रावधान भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ये आपके नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि संशोधन 1992 में हुआ था लेकिन ये लागू 1 जून 1993 को हुआ था। इसके जरिए हमारे संविधान में एक नया भाग 9A अनुसूची नंबर 12 और अनुच्छेद 243B से अनुच्छेद 243ZG के प्रावधानों को जोड़ा गया था। त्रिस्तरीय सिस्टम यहाँ पर भी होता है, एक आपका नगर पंचायत होता है, दूसरा यहाँ पर नगर पालिका परिषद होता है और तीसरा होता है यहाँ पर नगर निगम। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा के कितने मेंबर हैं जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टोटल 1/3 जो मेंबर हैं ये आपके सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस अवसर पर लाल किले पर झंडा फहराते हैं, तो ये आपको पता होगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर यह झंडा फहराते हैं। वहीं पर जो हमारा गणतंत्रता दिवस होता है उस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपके राजपथ यानी कि वर्तमान के कर्तव्य पथ पर भाषण दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितनी सूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है, तो आपको पता होगा टोटल आपके 3 कैटेगरी में बंटवारा हुआ है। एक हमारा संघ सूची है, एक राज्य सूची है और तीसरा है समवर्ती सूची और ये प्रावधान आपको 7वीं अनुसूची में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर किसी कार्यालय में एक पुरुष को प्रमोशन दिया जाता है जबकि महिला का प्रमोशन नहीं दिया जाता है तो उसके किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर समानता के अधिकार का हनन हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 4A है इसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आपके SC और ST के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार नागरिकों के सबसे करीब होती है, तो देखिए केंद्र सरकार तो नागरिकों से बहुत दूर है, राज्य सरकारें भी नागरिकों से बहुत दूर होती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नागरिकों के सबसे करीब वाली सरकार तो ये आपकी स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार का मतलब है जैसे आपके गांव का प्रधान हो गया, आपके शहर का मेयर हो गया या फिर पार्षद हो गया, इनके यहाँ लोग वैसे भी रोज़ पहुँचते रहते हैं और कुछ ना कुछ लेकर के इनके यहाँ से आते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं यही परेशान होते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 विधानमंडल वाले सदन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है द्विसदनीय विधायिका। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब कोई विधेयक सदन से पास होकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा सहमति प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जब कोई भी हमारा बिल दोनों सदनों से पास होकर के राज्यपाल और या फिर राष्ट्रपति के द्वारा सहमति पा लेता है तो फिर उसे हम लोग कहते हैं अधिनियम। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय और विकास निगम किस मंत्रालय के अधीन है, तो सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के अधीन है और इसके मंत्री हैं वर्तमान में वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो 3 कथन दिए गए थे। पहले में कहा गया कि किसी गांव का प्रधान पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या फिर मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा स्तर जिला परिषद होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरे में कहा गया कि इनका मतदान गुप्त रूप से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके अधीनस्थ न्यायालय का कार्य नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये आपके उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और जो भी आपके जिला स्तर के या फिर लोकल लेवल के मामले होते हैं उनकी सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की जाती है।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये न्यायालय उन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिसमें अधिकतम सजा 1 वर्ष से अधिक ना हो। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो सिंपल सा प्रश्न है, उपाधियों के अंत से इसका संबंध है। भारत में संवैधानिक पद जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का है, उसका किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये आपको 148 में मिलेगा और इस समय हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहले गणतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपके मुख्य अतिथि थे, नाम इनका है सुकर्नो। तो ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे और इनको हमने पहले मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। 2020 में आए थे ब्राजील के राष्ट्रपति जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 51A का जो क्लॉज डी है किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आपको टोटल 11 इसमें देखने को मिलेंगे, एक बार अच्छे से सारे पढ़ लीजिएगा। तो भारत देश की रक्षा करना व बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा प्रदान करना अपनी, ये आपको 51A के डी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो सिंपल सा है, 1 जुलाई 1862 को कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1972 में लागू हुआ था। इसमें आपको टोटल 6 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? तो सिंपल सा प्रश्न है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के संविधान का संरक्षक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यों में आपका मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपको गृह मंत्रालय के अधीन देखने को मिलेगा। एक ये बढ़िया वाला प्रश्न पूछा गया था कि किस उम्र तक के किशोर अपराधियों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो बाल न्याय अधिनियम 1986 का है जिसमें वर्ष 2000 में संशोधन किया जाता है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 16 वर्ष तक की आयु के लड़के और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर उनको हम लोग बाल अपराधी की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए इसके कई सारे पार्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 19 का ए है बोलने की आज़ादी, 19 का बी कहता है एक जगह इकट्ठा होने की आज़ादी, 19 का सी कहता है सभा और समूह बनाने की आज़ादी, 19 का डी कहता है घूमने की आज़ादी, 19 का ई कहता है भारत में निवास का आज़ादी, 19 का जी आजीविका की आज़ादी देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे जो एम विश्वेश्वरैया साहब हैं इनको इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का जनक कहा जाता है। 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और इसीलिए राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी हम लोग हर साल 15 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2010 में आरबीआई के द्वारा माइक्रो फाइनेंस संकट के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है वाई.एच. मालेग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन, उसके आदर्शों, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको अनुच्छेद 51A के क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने पर वो कहाँ जा सकता है? तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे संविधान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। जिस प्रकार से आप लोगों ने कल मैग्नेटिज्म वाले वीडियो को अच्छे से रिस्पांस दिया, उसी प्रकार से आप हर वीडियो को रिस्पांस जरूर दिया करिए। इसके अलावा आप लोग और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।